को आज की 70वीं गोष्ठी में स्वागत है। नमस्कार। और व्यंगधारा समूह की यह 70वीं गोष्ठी है। और जैसा कि अधिकांश मित्रों को पता है कि हमने 2021 से एक नया स्तंभ चालू किया था, इस माह के व्यंग। और उसमें हमने जनवरी 21 से चालू किया था। उसमें माह के आखिरी दिन या अगले महीने के पहले रविवार को हम माह के में प्रकाशित जितनी रचना रहती हैं उसको, जो हमारी सीमाएं हैं उसको इकट्ठा करके चयन करके उनमें से जो वक्ताओं के लिए दो दो रचना हम चयन करते हैं और उसमें से उन वक्ताओं की जो रचना हम देते हैं उसमें से लेखक का नाम अलग कर देते हैं और उस पर हमारी चर्चा होती है। वक्ताओं को दो रचना रहती है, 10 से 12 मिनट का समय मिलेगा। आज भी हमारे 3 वक्ता हैं, अश्विनी कुमार दुबे इंदौर से, राजशेखर चौबे जी रायपुर से और अनुराग वाजपेयी जी जयपुर से हैं। 2 मित्र हमारे समूह में नहीं हैं, किंतु हमारा कभी यह विचार नहीं रहा कि समूह में हैं कि नहीं हैं। हम अपने जो भी हमारे आयोजन होते हैं उसमें हम समय समय पर सबकी भागीदारी की अपेक्षा करते हैं और हमें भागीदारी मिलती है। आज संयोग से शिक्षक दिवस है और शरद जोशी की पुण्यतिथि भी है। शरद जोशी आज के ही दिन 1991 में उनका निधन हुआ था। और यह भी एक संयोग है कि 4 सितंबर को रविनाथ त्यागी जी की भी पुण्यतिथि रहती है। तो अब एक अद्भुत समय है कि हमारे व्यंग्य त्री हरिशंकर परसाई, शरद जोशी और रविनाथ त्यागी, इनकी लगभग निधि तिथि 20-25 दिन के अंदर आ जाती है। आज शिक्षक दिवस है और निश्चित ही हम ये मान के चलते हैं ये तीनों हमारे व्यंग्य के शिक्षक रहे हैं, हमारे समय के व्यंगकारों के शिक्षक रहे हैं। व्यंग को इन्हें स्थापित किया है और इन्होंने व्यंग्य का जो सम्मान बढ़ाया है साहित्य में। नहीं तो व्यंग, जैसा परसाई जी कहते थे, शुद्ध था, अछूत था, किंतु आज वह छत्री की भूमिका का निर्वाह कर रहा है। और व्यंग में जितने पुरस्कार आज वो सम्मान दिए जा रहे हैं संस्थाओं के द्वारा, सरकारों के द्वारा और अन्य जो साहित्यिक संस्था हैं उनके द्वारा दिए जा रहे हैं, यह एक प्रशंसनीय और एक विचारणीय प्रश्न भी है कि इस सम्मान की वजह से, इन व्यंगकारों की वजह से ही हमें यह सब दिन देखने मिल रहा है। नहीं तो पहले व्यंग्य के लिए साहित्य में कोई भी सम्मान या पुरस्कार के लिए स्थान नहीं था, कोई संस्था नहीं देती थी। जब से इन्होंने लिखा है और इसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं रहती है कि विदा है नहीं है विदा, किंतु विदा है इसलिए सम्मान दिया जा रहा है। और आज हमारे जो वक्ता हैं अश्विनी कुमार दुबे जी इंदौर से हैं, व्यंगकार हैं, कवि हैं। और राजशेखर चौबे जी रायपुर से हैं, ये भी व्यंगकार हैं, कवि भी हैं। और अनुराग वाजपेयी जी, ये भी व्यंगकार हैं और एक अच्छे विचार रखते हैं। इन तीनों को हमने समूह से कई 25-30 रचना का चयन कर में से 6 रचना का चयन किया और इन अतिथि वक्ताओं को हमने 2-2 रचना दे दी थी उन पर बात करने के लिए। तो मैं सबसे पहले अश्विनी कुमार दुबे जी से
आग्रह करूंगा कि वे अपनी बात रखें। उसके पहले मैं उनको जो रचना दी गई है, रिप्लेसमेंट पॉलिसी की पीड़ा, और दूसरी रचना है गांव शहर पिज्जा लहर। दो रचनाएं हैं। इन दो रचनाओं पर चर्चा होने के बाद हम इनके लेखकों का नाम आप लोगों के सामने रखेंगे। और आरंभ हो कि कल हमारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर सम्मान हुआ था, उसमें सुरेश कुमार मिश्र भी सम्मानित हुए थे और सुरेश मिश्र भी सम्मानित हुए थे, और जयप्रकाश पांडे हमारे समूह के थे, वो सम्मानित हुए थे। उनको बधाई। और अब मैं बहुत सम्मान के साथ अश्विनी कुमार दुबे जी से आग्रह करता हूँ कि वे इन रचनाओं पर बातचीत करें। मित्रों नमस्कार। मैं समझ रहा हूँ मेरी आवाज आप तक आ रही होगी। जी हाँ। मित्रों, दो रचनाएं मुझे मिली, गांव शहर पिज्जा लहर और रिप्लेसमेंट पॉलिसी की पीड़ा। सबसे पहले मैं गांव शहर पिज्जा लहर पे बात करूं। इस व्यंग रचना में विकास के पाखंड का बढ़िया पर्दाफाश किया गया है। टीवी चैनलों में जो डिबेट होती है इन दिनों, वो डिबेट क्या होती है, एक तरह से हुल्लड़ होती है। उस पर व्यंगकार ने शुरू में ही बढ़िया कटाक्ष किया है। व्यंगकार का उद्देश्य यही है कि पर्दे के पीछे जो पाखंड है वह उजागर हो और लोगों को नेपथ्य में क्या घट रहा है, दिखाई क्या दे रहा है और नेपथ्य में क्या घट रहा है, इसका पता चले। तो अपने उद्देश्य में व्यंगकार सफल है। पहला ही पैराग्राफ टीवी टीवी चैनल्स में जो इस तरह की डिबेट्स होती हैं और विकास का जो प्रोपोगंडा है, उस पर व्यंगकार की पैनी दृष्टि है। आगे व्यंगकार पिज्जा के बहाने विकास की बात करता है। जैसा पिज्जा वैसा विकास, देखने में सुंदर सजीला परंतु सेहत के लिए नुकसानदायक। वैसा ही हमारा ये तथाकथित विकास है, देखने में बहुत अच्छा सजीला लेकिन अंदर से फुसफुसा, सेहत के लिए नुकसानदायक। अब ये पिज्जा वाला जो विकास है, गांव शहर सब जगह बेशरम के फूलों की तरह फैल रहा है। इसमें सेहत का सत्यानाश है। यमराज ओवर टाइम कर रहे हैं, इस तरह की चुटकी व्यंगकार ने ली है। कुछ पंक्तियां रचना में प्रभावित करती हैं। क्रोध का विकास छोटी सी टक्कर से हाईवे पर जन्म लेता है। बस कान्हा-फूसी से हाइपरटेंशन बढ़ जाता है, आत्म नियंत्रण खो जाता है। रोज ऐसी खबरों से अखबार गुलजार रहते हैं। विकास नहीं, पागलपन, बल्कि लोगों का मानसिक संतुलन खोता जा रहा है। जनता की भलाई के लिए कहीं कुछ नहीं। इस प्रकार सरकार का जो विकास का थोथापन है, वो व्यंगकार ने बहुत अच्छे ढंग से दिखाया है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि व्यंगकार अपने इस उद्देश्य में सफल है कि पर्दे के पीछे का सच क्या है, वो इस रचना से पिज्जा को एक प्रतीक के रूप में विकास का जो ढकोसला है उसको बताने की कोशिश करता है। व्यंगकार की भाषा सजी हुई है और वह अपने उद्देश्य में सफल है। इसलिए मैं इस रचना को पसंद करता हूं कि ये एक अच्छी रचना है। दूसरी रचना है रिप्लेसमेंट पॉलिसी की खोज। बड़ा प्यारा शीर्षक है, रिप्लेसमेंट पॉलिसी की पीड़ा। इस रचना की शुरुआत लोटा बाल्टी की प्रेम कथा से होती है। आप भी सुनकर हंस रहे होंगे, लोटा और बाल्टी की प्रेम कथा। लेकिन जिस तरीके से ये रचना एक विशुद्ध हास्य से शुरू होती है, तो शुरू शुरू में लगता है कि ये हास्य रचना है। लोटा बाल्टी की प्रेम कथा को लेखक ने पूरे विस्तार से दिखाया है, परंतु अंत अंत तक पहुंचते पहुंचते इस रचना का पटाक्षेप गंभीर व्यंग्य में होता है, बहुत तीखे व्यंग्य में होता है। इस प्रेम कथा के अंत में करारा व्यंग्य है। देखिए कुछ पंक्तियां। तुम ये जानना चाहती हो कि मैं तुम्हें क्यों छोड़ रहा हूं, तो सुनो। जब एक दल कई साल पुराने
अपने संगी दल को छोड़कर गठबंधन सरकार बना लेता है, कोई पुराना नेता मंत्री पद का लुत्फ उठाने के बाद नए दल में घुस जाता है, कोई दंपति बाल बच्चे होने के बावजूद किसी दूसरे पार्टनर के साथ रहने लगता है, तो फिर मैं तो लौटा हूं, वह भी बिन पौंधी का लौटा। मैं जब चाहूं कहीं भी तरफ लुढ़क सकता हूं। तुम बहुत किस्मत वाली हो कि हम दोनों की जोड़ी बहुत दिनों तक चल गई। वैसे भी कहावत है, बिन पेंदी का लोटा ही होता है, बिन पेंदी की बाल्टी नहीं। अलविदा मेरी प्रिया, मैं अब किसी और को चाहने लगा हूं। मेरा प्यार बिन पेंदी का था, है और रहेगा। तुम्हें तुम्हारी पेंदी मुबारक और मुझे मेरी। ये जो अंतिम पैराग्राफ है, यह इस रचना को एक ऊंचाई प्रदान करता है, और मैं ये कहूंगा कि हास्य से शुरू होकर के और एक तीखे व्यंग पर यह रचना समाप्त होती है। व्यंगकार की भाषा व्यंग के अनुकूल है। हास्य और व्यंग का इसमें समुचित मिश्रण है। हास्य से शुरू होकर एक तीखे व्यंग पर जाकर रचना समाप्त होती है। व्यंगकार को बधाई, साधुवाद, धन्यवाद। धन्यवाद डोबी जी। आपने दोनों रचनाओं पर अपनी बात रखी, दोनों रचनाओं को अलग कोण से आपने परख की, और रिप्लेसमेंट पॉलिसी की पीड़ा के लेखक हैं सुरेश कुमार मिश्र और तृप्त, जो हमारे अभी समूह में हैं और कल सम्मानित भी हुई हैं। और दूसरी रचना गांव शहर पिज्जा लहर भी अभी हमारे समूह में हैं, और उनके लेखक हैं सूरदीप कुशवाहा। अब मैं आगे जो हमारे वक्ता हैं राजशेखर चौबे जी, राजशेखर चौबे जी रायपुर से हैं। उनको दो रचना दी गई थी। पहली रचना का शीर्षक है ओलंपिक सपने में आए भोलेनाथ का आदेश, और दूसरी रचना का शीर्षक है बाजार में त्योहार का प्रोटोकॉल। मैं बहुत सम्मान के साथ राजशेखर चौबे जी से आग्रह करूंगा इन रचनाओं पर अपनी बात रखें। धन्यवाद सर। मेरी आवाज आ रही? जी हाँ। सबसे पहले मैं इस व्यंग के समूह के संचालक श्री रमेश सैनी जी, रमेश तिवारी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज बोलने का अवसर दिया। साथ ही वरिष्ठ साहित्यकार साथियों जिन्हें आज अपना रचनाओं पर अपनी बात रखनी है, अश्विनी कुमार दुबे और वाजपेयी जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। साथ ही मैं अपनी बात कहूँगा। इसमें मुझे दो रचनाएं दी गई हैं। बाजार में त्योहार का प्रोटोकॉल एक रचना है, और दूसरी रचना है ओलंपिक के बाद सपने में आए भोलेनाथ का आदेश। मैं पहले इसमें बाजार में त्योहार का प्रोटोकॉल रचना पर अपनी बात कहूँगा। यह रचना, जैसा कि शीर्षक से ही पता लगता है कि त्योहार बाजारवाद का क्या प्रभाव पड़ता है त्योहारों पर, उसको इसमें दर्शाया गया है। हालांकि यह व्यंग बहुत ही छोटा है, मेरे ख्याल से हो सकता है कि 350 शब्दों का हो, और इसलिए ये लगता है कि लेखक अपनी बात पूरी तरह से पहुंचाने में पाठकों तक सफल नहीं रहा है। इस व्यंग में बाजारवाद पर कटाक्ष किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि कैसे विज्ञापनों ने त्योहारों पर कब्जा कर लिया है। इस व्यंग में कुछ अच्छे पंच हैं, जैसे परंपराओं का निर्धारण बाजार करता है, इसीलिए मिठाई की जगह चॉकलेट ने ले ली है। रक्षाबंधन में बहन की रक्षा की बात नहीं होती है, अब बहन को वही भाई भाई जो मनपसंद तोहफे लाए और फेसबुक में सैकड़ों लाइक और कमेंट लाए।
इसमें लेखक ने मध्यम वर्ग की दुखती रख पर भी हाथ रखा है। उन्होंने कहा है इसमें, इस व्यंग में, व्हाट्सएप स्टेटस पर दिखाने के चक्कर में पेट्रोल, रसोई गैस आदि के महंगे दामों तले दबा मध्यम वर्ग की जेब का बचा खुचा दम भी निकल जाता है। इस तरह से कुछ इसमें अच्छे पंच हैं। और मैं फिर से वही बात कहूँगा कि व्यंग बहुत छोटा है और लेखक अपनी बात सही ढंग से पाठकों तक नहीं पहुँचा पाए हैं। इस तरह के बहुत सारे व्यंग लिखे गए हैं और इसमें मुझे कोई नई बात नज़र नहीं आती है। कुछ इसमें अच्छे प्रयोग हैं, जैसे रिश्तों को दिखाने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का प्रयोग होता है। इसमें गरीब आदमी रिश्ते तो निभा सकता है मगर दिखा नहीं सकता। इस व्यंग का अंत सबसे बढ़िया है और सबसे मारक है। इसमें अंत में यह है कि क्या भैया 2035 के रक्षाबंधन की प्लानिंग हो गई? आइए, हमारे पास 100 रुपये प्रति माह इन्वेस्ट करने का मस्त इन्वेस्टमेंट प्लान है। इस तरह से व्यंग का अंत बहुत ही खूबसूरती से किया गया है। फिर भी मुझे इस व्यंग में सरोकार की कमी लगी और व्यंग छोटा होने के कारण उतना प्रभावित नहीं कर पाया, ऐसा मुझे लगा, या मेरी समझ। दूसरे व्यंग में इससे बिल्कुल उल्टा है। दूसरा व्यंग जो है यह काफी लंबा व्यंग है। इसमें लेखक ही इसको व्यंग के बदले व्यंग कथा कहना पसंद करते हैं। लेखक इसे व्यंग कथा के रूप में हमारे सामने रखते हैं और लंबा होने के कारण काफी इसमें कुछ बातें जोड़ी गई है जो कि अनावश्यक लगती है और पाठक को इसी कारण शायद बांध कर रखने में भी सफल नहीं हुई, ऐसा मुझे लगा। लेखक के सपने में भगवान महादेव आते हैं और उससे देश में ओलंपिक के आयोजन का आदेश देते हैं। इसके इर्द गिर्द ही इस व्यंग का ताना बाना बुना गया है। व्यंग में कई जगह भटकाव है। लेखक विमर्श विशेषज्ञ मित्र साधु राम जी से मिलते हैं। इनके चरित्र चित्रण में 3-4 लाइनें जाया की गई है, यह अनावश्यक लगता है। इस व्यंग कथा की सबसे बड़ी कमजोरी है कि इसमें अनावश्यक विस्तार है। मुख्य विषय वस्तु से भटकाव प्रत्यक्ष ही दिख जाता है। व्यंग में लेकिन कई अच्छे पंच हैं जो मुझे पसंद आए। ओलंपिक कोई सांसदों विधायकों के वेतन वृद्धि जैसी मामूली बात नहीं है कि इसे सहजता से पारित करवाया जा सके। वे यानी महादेव भारत के कृषि प्रधान की बजाय राजनीति प्रधान के रूप में रूपांतरित हो जाने से बोर हो गए हैं। गणेश जी के भार वर्ग में कोई प्रतियोगी नहीं था। इस तरह से अच्छे पंच इसमें शामिल किए गए हैं जो व्यंग की शोभा बढ़ाते हैं। इस कथा में प्राचीन योद्धाओं को खिलाड़ी बताया गया है, जैसे भीम और दुर्योधन को कुश्ती का, एकलव्य को तीरंदाजी का, श्री कृष्ण को भारोत्तोलन और डिस्कस थ्रो का और गणेश जी को भारोत्तोलन और मैराथन का खिलाड़ी होना बताया गया है। व्यंग के विषय वस्तु में नयापन जरूर नजर आता है इस व्यंग में। इस पर एक बढ़िया व्यंग बन सकता था। हालांकि इस व्यंग को भी यदि संपादन किया जाए इसका और छोटा किया जाए तो एक प्रभावी व्यंग बन सकता है, ऐसा मुझे लगता है। और दोनों ही व्यंगों में मुझे ये बात लगी कि इसमें सरोकार की कमी दिखी। कोई सरोकार इसमें मुझे नजर नहीं आया और मैंने जो भी टिप्पणी की है वो अपनी समझ के अनुसार की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे लेखक साथीगण इसको अन्यथा नहीं लेंगे और इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद चौबे जी। आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की है। वैसे दो हैं। पहले का जो व्यंग है उसमें छोटा है और दूसरा बड़ा है। यह एक चलन हमारे अखबार की दुनिया में, मीडिया में चल रहा है कि छोटा व्यंग छापो। मैं इसको कहीं ना कहीं बड़ी शक्तियों का लेखन या साहित्य पर आक्रमण जैसा समझता हूं कि आप उनको संकुचित करते जाओ। आज हम दूसरे अखबार में देखते हैं कि एक बड़े लेखक की रचना को पूरी रचना नहीं छापते, उसका संकुचित रूप छाप देते हैं। तो यह, और दूसरी बात क्या है, इन
अखबारों ने या लोगों ने सरोकारी रचनाओं का छापना लगभग लगभग स्थगित जैसा करके रखा हुआ है कि लोग सरोकार से जुड़े ना। जो हमारी वो जो पूंजीवादी संस्था है जिसको कि विचार से कोई मतलब नहीं, सरकार कोई भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वह सत्ता अपना हित देखती है और उस हिसाब से पूरे, चाहे वो मीडिया को चाहे व्यापार को अंकुश में रखती है, संचालित करती है। तो यही भी है कि एक लेखक जब बाजार की बात कर रहा है, बाजार हमको कहां से कहां अंदर प्रभावित कर रहा है वह भी बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके बाद शब्द कम है, मतलब सीमा ही देकर रखी हुई है। तो यह एक चिंता की विषय है, बहुत बड़ी चिंता की विषय है। इस पर हम सब व्यंगकारों को और दूसरे साहित्यकारों पर चिंता करना चाहिए, इस पर आवाज उठानी चाहिए और अखबार से बोलना भी चाहिए कि भाई मैं 500 शब्द या 700 शब्द का भेजूंगा, अगर आप छाप सकते छापो, मत छापो मत छापो, इतना साथ दिखाना पड़ेगा। क्योंकि आज शिक्षक दिवस है, शिक्षक दिवस में हरिशंकर परसाई ने यही साहस दिखाकर नौकरी छोड़ी और जो विचारधारी लोगों से उनसे मारपीट सही। शरद जोशी ने मजबूर होकर नौकरी त्याग कर भोपाल से बॉम्बे जाना पड़ा, क्योंकि भोपाल में रहकर उनका लेखन एक विचित्र ढंग से प्रभावित हो रहा था। और वहीं पर रविन्द्रनाथ त्यागी को सत्ता की वजह से जो एक मूर्ख था उस पर का आवाज सहकर सस्पेंड होना पड़ा, काफी दिन सस्पेंड रहे, उनको अवसाद पे जाना पड़ा, फिर जीते। तो इन लोगों ने साहस दिखाया है। जो हम आज शिक्षक दिवस है, कम से कम हम आज यह सोच सकते हैं कि हम अपनी रचनाओं में भी साहस दिखाएं। और इसी के साथ हमारे मित्र, हमारे अतिथि वक्ता जयपुर से व्यंगकार अनुराग वाजपेयी जी हैं, काफी समय से व्यंग लिख रहे हैं, व्यंग पर चिंता जला रहे हैं और उनकी रचनाओं पर समय समय पर चर्चा भी होती रहती है। और उनको हमने 2 रचनाएं दी हैं। सर लेखकों के नाम बताइए। हाँ हाँ, अच्छा ये भूल गया से। हाँ ठीक है, मैं बातों में भूल गया। ओलंपिक के सपने में आए भोलेनाथ का आदेश हमारे मित्र, हमारे व्यंगकार ब्रजेश कानूगे की रचना है, जो हमारे अभी समूह में जुड़े भी हुए हैं। और दूसरी रचना बाजार में त्योहार का प्रोटोकॉल सौरभ जैन की रचना है। अब मैं अनुराग वाजपेयी जी को जो 2 रचना दी गई थी, आप पहली रचना सर किससे डांट पड़नी है वो थोड़ा पता रहे ना हमको। ये पूछ रहा हूँ। ठीक है, मैं जब तो खुला मंच है भाई, इसमें कोई वाली बात नहीं है। आपने कितने गड़े मुर्दे उखाड़े पहली रचना है, और दूसरी रचना है अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं अनुराग वाजपेयी जी से आग्रह करूंगा कि इन रचनाओं पर विस्तार से बातचीत करें और खुलकर बातचीत करें। आपका ऑडियो बंद है अनुराग जी, अपना माइक ऑन करिए। धन्यवाद रमेश तिवारी जी, अश्विनी कुमार दुबे जी, राजशेखर चौबे जी, और स्क्रीन पर मुझे नजर आ रहे हैं हमारे आदरणीय फारूक आफरीदी सर और प्रभात जी भी, और व्यंग्यधारा परिवार के तमाम वरिष्ठ व्यंग्यकार। बहुत अच्छा अवसर दिया रमेश सैनी जी ने, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक नई चीज से जुड़ने का, जिसमें लेखक का नाम जाने बिना उसकी रचना पर टिप्पणी करने का अवसर मिलता हो। अक्सर ये काम हम लोग पीठ पीछे किया करते हैं, लेकिन आज सामने करने का ये अवसर मिला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जो 2 रचनाएं मिली हैं, अच्छा हुआ तुम आ गए और आपने कितने गड़े मुर्दे उखाड़े हैं,
अभी जैसी चर्चा की सैनी साहब ने कि आजकल की रचनाओं में जिस चीज की कमी है, सामाजिक सरोकार की, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे जो दोनों रचनाएं मिली हैं उन दोनों में ही सामाजिक सरोकारों से जुड़ाव झलकता है। खासकर अच्छा हुआ तुम आ गए जो रचना है, जिसकी मैं पहले चर्चा करना चाहूंगा, इसमें सामाजिक सरोकार के साथ साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के प्रति लेखक की जानकारी, सजगता, और इसके साथ ही जैसा कि परसाई जी कहते थे कि वंचित के पक्ष में खड़े रहने का साहस, ये इस रचना में झलकता है। ये रचना दरअसल पत्र शैली में लिखी गई है, अच्छा हुआ तुम आ गए, और ये पत्र लिखा है अफगानिस्तान की जनता ने तालिबान के नाम। हालांकि पूरे लेख में कहीं भी तालिबान शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये किस संदर्भ में लिखी रचना है, और यही इसकी खूबी है कि सामयिक संदर्भों के साथ इतना न्याय करती है ये रचना। इसमें ये पत्र लिखा है हमारी उन बच्चों ने जिन्हें नाम दिया है लेखक ने, उस पीढ़ी ने जिसने कभी हैवानियत नहीं देखी। और किसे लिखा है? उन लोगों को लिखा है, गुमनाम लोगों को, जिनको लेखक ने कहा है कि अच्छा हुआ तुम आ गए। और इतने तंज हैं इस रचना में, इतने अच्छे सलीके के साथ कटाक्ष किए गए हैं उन प्रवृत्तियों पर। कहीं भी इसमें तालिबान में जो शामिल हैं लोग, उनकी व्यक्तिगत आलोचना नहीं की गई है व्यक्ति के रूप में, जो कि व्यंग्य की एक बहुत बड़ी खूबी है कि हम प्रवृत्ति पर व्यंग्य करें, बल्कि उनकी जो पाशविकता है, हैवानियत है, उस प्रवृत्ति पर इसमें बहुत ही सटीक व्यंग्य किए गए हैं। जैसे कुछ मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि हत्या पर पहला अधिकार घर वालों का है। इसमें कितनी बेबसी झलकती है। अमेरिका के छोड़ भागने पर बहुत अच्छी टिप्पणियां की गई हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये कहना भी है लेखक से, अगर वे सुन रहे हैं, कि वियतनाम और अफगानिस्तान ये दो अलग अलग परिस्थितियां हैं। वियतनाम में अमेरिका ने खुद जुल्म ढाए थे, लेकिन अफगानिस्तान में वो जुल्म ढाने नहीं आया था, बल्कि एक पीस कीपिंग फोर्स के रूप में आया था। हालांकि उसने जो कुछ भी किया उसमें कई तरह की ताकतों को संरक्षण मिला और एक नई तरह की परिस्थितियां पैदा हो गई। हम आलोचना कर सकते हैं जिस तरह से अमेरिका वहां से छोड़ भागा, लेकिन वियतनाम, चूंकि मुझे मौका भी मिला है वियतनाम जाने का, वहां जिस तरह के जुल्म ढाए गए, जिस तरह के हम वहां के म्यूजियम्स में देख सकते हैं कि बच्चों को जिन कड़ाहों में, खौलते हुए कड़ाहों में डाला गया था, जिस तरह से औरतों के साथ पाशविक अत्याचार हुए थे, और उसके बाद जनता जिस तरह से खड़ी हुई थी अमेरिका के खिलाफ वहां की हो ची मिन के नेतृत्व में, अफगानिस्तान की परिस्थितियां उससे काफी अलग हैं। वहां अमेरिका का रोल थोड़ा अलग है। विदेश नीति के मामले में लेखक की सजगता काफी नजर आती है जब उन्होंने नाटो सेनाओं पर, जो कि अमेरिका के साथ हैं, उनका भी बिना नाम लिए एक बैटन रिले की तरह उससे तुलना की है कि किस तरह से बाकी देशों ने अपने बड़े भाई को बैटन पकड़ा दी, यानी अमेरिका को एक बैटन पकड़ा दी, और वो उसे छोड़ भागा, एक पूरे देश को उसकी किस्मत के हवाले और उन ताकतों के हवाले जिनके दिमाग में इंसानियत शायद शब्दों में भी नहीं। मुझे याद आया ये लेख पढ़कर, शीरीन एबादी, जो जिनको नोबेल प्राइज मिला था, ईरान की एक महिला एक्टिविस्ट थी जिन्होंने बहुत अत्याचार झेले थे। उन्होंने आयतुल्लाह खुमैनी की सरकार का शुरू में समर्थन किया था, और बाद में जब वो विरोधी हुई और उन सब विचारधारा की कट्टरता की असलियत उनके सामने आई, तो उन्होंने लिखा कि जब भी कोई फासिस्ट ताकत या धर्मांध ताकत सत्ता में आती है तो उसका पहला निशाना औरतें और वंचित के होते हैं। वही चीज आज हम अफगानिस्तान में साक्षात होते हुए देख रहे हैं। इस लेख में बहुत अच्छी टिप्पणियां हैं, सुशासन को भी जोड़ा है, और बहुत ही अच्छी तरीके से तंज किया है, खासकर महिलाओं को लेकर, कि पहले वहां जो बुजुर्ग बैठे हैं वो कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब वहां नारा हो गया है बेटी उड़ाओ बेटी भगाओ। पाशविकता ही सर्वोच्च न्याय है। और एक बहुत अच्छी टिप्पणी की है लेखक ने कि आदमी का बनाया संविधान भेड़ें बदल देंगे। इतनी खूबसूरती के साथ उन्होंने सिंबलाइज किया है पहाड़ों पर चलती जीपों को, जैसा कि हम फोटो में, पिक्चर्स में, वीडियोस में देख रहे हैं अफगानिस्तान में, कि कुछ लड़ाके हैं जो एक अजीब तरह का पहनावा पहनते हैं, अजीब तरह का एक्ट करते हैं, अजीब तरह से उनका आचरण है, और ऐसी बातें करते हैं जो इस आधुनिक समय में आसानी से समझ में नहीं आती। हजम होना तो बहुत दूर की बात है। तो लेखक ने लिखा है कि पहाड़ों पर चलती जीपों पर खवातीन को बैठने की इजाजत नहीं। एक और टिप्पणी बहुत रोचक है, कंदराओं में भूख ज्यादा लगती, और ये भूख जब कंदराओं से निकले ये पार्श्विक लड़ाके मैदान में आते हैं तो उनकी भूख किस तरह से प्रकट होती है, चाहे वो तन की हो चाहे मन की, उसका बहुत अच्छा चित्रण किया है।
अच्छा व्यंग्य है, शैली अच्छी है, बहुत अच्छे कटाक्ष किए गए हैं और अपनी बात कहने में और एक संदेश देने में पूरी तरह से कामयाब व्यंग्य है। मुझे अच्छा लगा, जनपक्षीय व्यंग्य है। दूसरा लेख जिसकी जो मुझे दिया गया है, आपने कितने गड़े मुर्दे उखाड़े। व्यंग्य में और खासकर हिंदी व्यंग्य में एक परंपरा रही है कि किसी कहावत को लेकर, फ्रेज को लेकर हम एक पूरा व्यंग्य रच देते हैं। इस व्यंग्य में भी इस कहावत के इर्द गिर्द पूरा ताना बाना बुना गया है। आपने कितने गड़े मुर्दे उखाड़े, ये एक सवाल भी है। इसके साथ ही बहुत सारी चीजें मैं इसमें है। हालांकि जैसा मुझसे पहले राजशेखर जी ने कहा कि आजकल एक सीमा हो गई है शायद लेखक की कि उसको विस्तार नहीं मिलता अखबार के स्तंभ में। इस व्यंग्य में भी शायद ये इस तरह की चीज रही होगी कि लेखक को पूरा अवसर मिला नहीं अपनी बात कहने का। हालांकि इस सीमा के बावजूद उन्होंने बहुत अच्छी टिप्पणियां, राजनीति और राजनेताओं पर ये व्यंग्य ज्यादा केंद्रित है। लेखक ने एक तंज किया है कि अपने यहाँ मुर्दे आसानी से खुद को मुर्दा नहीं मानते, आसानी से गड़ने को तैयार नहीं होते और उखाड़े गए मुर्दे का जन बर्बाद कर देते हैं। इन 3-4 पंक्तियों में ये मुर्दे और मुर्दे उठने की बहुत अच्छा विवरण उन्होंने दिया है। लेकिन भी ये व्यंग्य राजनीति और राजनेताओं पर केंद्रित है, जबकि इसमें हालांकि ये राय नहीं चाहिए किसी भी लेखक को कि क्या होना चाहिए था, लेकिन इसका अगर लेखक मेरे ख्याल से कर पाते तो वे इसको सोशल मीडिया पर, घर परिवार, समाज तक इसका विस्तार कर निश्चित रूप से वे करते अगर उन्हें अवसर मिलता। क्योंकि हम देखते हैं कि जो गड़े मुर्दे उखाड़, अभी कि महिलाओं पर जोक नहीं होने चाहिए, लेकिन अभी एक जोक आया था कि अगर आपको अपने परिवार का की हिस्ट्री जाननी है तो पत्नी के परिवार पर टिप्पणी कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके खानदान की असलियत क्या है। तो ये एक तरह का गड़ा मुर्दा है जो हमारे घर घर में होता है। इसी तरह हम देखते हैं कि अपने जहां भी, जब अपने पेशे में जहां भी हम कोई काम करते हैं तो कोई ना कोई गड़ा मुर्दा उखड़ता है, तभी नए मुर्दे को दफनाने की जगह तैयार होती है। इस रचना में अच्छी टिप्पणियां हैं, पंच थोड़े कम हैं, सपाट टिप्पणियां हैं, लेकिन जो वक्तव्य भी हैं वे भी व्यंग्य का पुट लिए हुए हैं। एक जगह लेखक ने लिखा है, बकौल शायर अगर कुछ देर के लिए हम लड़ना भूल जाते हैं तो हमारी इस सियासत को पसीना छूट जाता है। इसमें शायरी कहाँ है? मेरे ख्याल से इसमें शायरी होती तो और अच्छा रहता, क्योंकि जब हम बकौल शायर लिख रहे हैं तो एक शेर होना चाहिए था। और शायद इसी कारण से इस लेख का अंत जो थोड़ा सा एब्रप्ट है, एकदम से खत्म हो जाता है, जबकि इसमें विस्तार की गुंजाइश थी। लेख अच्छा है, विषय अच्छा है, और मैं फिर कहना चाहूंगा कि ये दोनों ही व्यंग्य समसामयिक है। क्योंकि इस व्यंग्य में जो गड़े मुर्दे उखाड़ने की कला का व्यंग्य है, इसमें सरकारों पर भी टिप्पणी की गई है कि किस तरह से आज आज जो सत्ता का चरित्र हो गया है, चाहे वो किसी भी तरह की सत्ता हो, सत्ता का अर्थ सिर्फ राजनीतिक सत्ता ही नहीं होता, किसी भी तरह की सत्ता हो, उसका काम यही रह गया है कि वो अपने से पिछले की गलतियां निकाले, गड़े मुर्दे उखाड़े और अपना दोष दूसरे पर थोप दे। इस प्रवृत्ति पर बहुत अच्छे तंज इसमें किए गए हैं इस व्यंग्य में। मैं दोनों ही लेखकों को बधाई देना चाहूंगा और अपनी बात इस बात के साथ समाप्त करना चाहूंगा कि मुझे अवसर मिला बहुत अरसे के बाद 2 अच्छे व्यंग्य मिलने का, पढ़ने का। धन्यवाद। धन्यवाद वाजपेयी जी, आपने बहुत अच्छी टिप्पणियां दी और खास बातों पर आपने बिंदुओं को संकेत दिया, स्पर्श किया है कि एक छोटा व्यंग्य में काफी गुंजाइश थी, नहीं हो पाया, कुछ सीमाएं हैं और उस सीमाएं को हम लोग कहीं ना कहीं जाने अनजाने स्वीकार भी रहे। पहले व्यंग्य आपने कितने गड़े मुर्दे उखाड़े हमारे समय के वरिष्ठ व्यंग्यकार सुरेश कांत जी की यह रचना है। और दूसरा व्यंग्य अच्छा हुआ तुम आ गए, हमारे समूह के मित्र व्यंग्यकार सुनील जैन राही जी की रचना है। आज जिस
समय से हम गुजर रहे हैं, इन रचनाओं में कहीं ना कहीं बात आ रही है। हम घूम कर आ जाते हैं कि या तो लोग सरोकारी हो रहे हैं या सरोकार से बच रहे हैं। एक सरोकार से बचने वाला अलग है कि कोई वो झंझट पालना नहीं चाहता, कोई सिर दर्द लेना नहीं चाहता, बस लिखे रहो, मजे के लिए लिखे रहो, लोगों को मजा आए, बचा। और एक लेखक ऐसा भी है जो सिर दर्द लेना चाहता है, जैसा कि हमारे अग्रजों ने किया। मैं एक व्यंग्य के बारे में, एक अद्भुत कविता है जिसको हम कैसे व्यंग्य होना चाहिए, विष्णु नागर की कविता है प्रतिरोध। 4-6 लाइन है। प्रतिरोध की भाषा कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं उसकी लिपि वर्तनी शब्दकोश हो। संविधान सम्मत होने से भी वह बंदी नहीं है। वह नारे, धरने, हड़ताल, जुलूस, तोड़-फोड़ की भाषा हो, यह जरूरी नहीं। वह चीख और रुदन की भाषा, चुप्पी की अटूट सिलसिला हो सकती है। प्रतिरोध की भाषा काल परिस्थिति नहीं देखती, वह सामने वाले की ताकत, उसका रुतबा नहीं देखती, जगमग रोशनी में दमकता उसका चेहरा नहीं देखती। वह बहुत जिद्दी, पागल, आत्मघाती तक हो सकती है। वह हारने से नहीं डरती और लड़ने में भरोसा नहीं खोती। तो यह ताव हमारी रचना में होना चाहिए, यह विचार हमारी रचना में होना चाहिए। हम कहीं नफा नुकसान बात करके ना सोचें न लिखें। आज हमारे बीच में अनेक मित्र हैं। फारूक अब्दुद्दी साहब बस में हैं, अगर संभव हो अगर वो कुछ बात करें जो सुनी है बात उस पर, या अन्य बात जो उनको लगता है व्यंग में, लेफ्ट कर गए हैं वो। ठीक है, किसी और को बुला लें। जी जी। रामकिशोर दीक्षित जी, रामस्वरूप दीक्षित जी, आप इन रचनाओं पे या आज के परिदृश्य पे कुछ बात कर सके। रामस्वरूप दीक्षित जी। दीक्षित जी, आपका माइक ऑफ है। आपका ऑडियो अभी ऑन नहीं हो रहा है। हाँ, अभी ऑडियो ऑन नहीं हुआ है। अभी माइक ऑफ, माइक ऑन करिए। हाँ हाँ हाँ, अब हो गया। आदरणीय सैनी जी, आदरणीय तिवारी जी और व्यंग्यधारा परिवार के सभी सम्मानीय सदस्यों को अभिवादन। जैसा कि हर महीने व्यंग्यधारा ये बहुत अलग तरह का प्रयोग कर रहा है। ये महीने में सबसे बड़ी बात कि आमतौर पे ये होता है कि या पत्रिका हो या हमारे समूह हो या हमारा एक तरह से व्यक्तिगत सर्किल भी अगर हो, तो हम यही कोशिश करते हैं कि जो हमारे व्यक्तिगत सर्किल के लोग हैं, हमारी पत्रिका से संबद्ध हैं, हमारे समूह से संबद्ध हैं, या अगर हमारा निजी एक सर्कल है तो उससे जो संबंधित लोग हैं, बहुत बार हम उसी दुनिया में सिमट के रह जाते हैं और हम कहते हैं कि जो हमारे समूह के सदस्य हैं, हमारी पत्रिका के लेखक हैं, हमें उन्हीं से वास्ता है, बाकी से क्या लेना देना। लेकिन व्यंग्यधारा परिवार चूंकि व्यंग्य की बेहतरी की दिशा में एक गंभीर विमर्श और गंभीर काम करने वाला समूह है, इसलिए वहाँ नए नए इस तरह के प्रयोग होते रहते हैं कि किसी तरह से व्यंग्य के लिए अगर
व्यंग को केंद्र में लाने के लिए कुछ भी अगर किया जा सकता है तो वो काम किया जाए। तो ये बहुत जैसे यहाँ तो महीने में हमारे सामने आ जाते हैं तो नकारे क्या किया सैनी जी ने, तिवारी जी ने क्या किया, कुछ नहीं, बस 2 रचनाएं दे दी और हमको आमंत्रित कर लिया, हमें 2 रचनाओं पे बोलना क्या काम है यार, ये तो 2 मिनट का काम है। लेकिन आप समझिए कि मतलब इतनी उम्र में भी आदरणीय सैनी जी कितना श्रम करते हैं कि कहीं भी फेसबुक पे किसी अखबार में छप रही है, मतलब जहां जहां निगाह में किसी पत्रिका में किसी की रचना छपी है वहां से महीने भर में जो इस तरह की रचनाएं हैं जिन पर व्यंग के क्षेत्र में विमर्श होना चाहिए, लेकिन उनकी ये शर्त बिल्कुल भी नहीं है। जैसे पिछली बार तिवारी जी ने भी बताया कि हम उन रचनाओं की श्रेष्ठता का कोई पैमाना नहीं हमारे पास है कि हम ये कह रहे हो कि व्यंग्यधारा ने ये विमर्श के लिए रचना रखी है तो ये श्रेष्ठ ही है, ये नहीं है। व्यंग्यधारा परिवार ने जो रचनाएं आपको दी हैं वो उन पर विमर्श होना चाहिए, क्योंकि वो आधुनिक व्यंग्य की जो प्रवृत्ति है उसकी जरूर प्रतिनिधि रचनाएं हैं। तो आज अश्विनी कुमार दुबे जी ने, वाजपेयी जी ने, राजशेखर चौबे जी ने जो रचनाएं उनको दी गई थी उन पर अच्छी एक जिसको कहना चाहिए कि गंभीर दृष्टि से और संतुलित तरीके से उनकी न केवल बाह्य आवरण को, बाह्य कलेवर को, शिल्प को ही नहीं देखा, बल्कि शिल्प के अंदर जाकर के भी जो एक जैसे सरोकार की बात आई, तो ये एक बहुत बात मायने रखती है कि हम जो आज व्यंग लिखा जा रहा है, हम जो व्यंग लिख रहे हैं उसकी भाषा और शिल्प तो ठीक है, जैसा है तो वो बदलता रहेगा, तो एक निरंतर बदलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन जो मूल चीज है, जैसा कि सैनी जी कहते हैं या तिवारी जी कहते हैं, या मतलब जो एक तरह से जो व्यंग का या किसी भी विधा का या साहित्य का लक्ष्य है कि उसके सामाजिक सरोकार क्या है। हमने अगर व्यंग लिखा है, कोई रचना लिखी है, तो इस पर आज हमारे जो समीक्षक रहे हैं, हमारे तीनों ही समीक्षकों ने उसको महसूस किया कि उनको जो रचनाएं दी गई हैं उन्हें रचनाओं के शिल्प पर तो बात की है, भाषा पर बात की है, उसमें अगर पंच है तो उन पर भी बात की है, सपाट बयानी है तो उस पर भी बात की, लेकिन ये भी जुड़ा कि आखिर इस रचना का सरोकार क्या है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और सभी हमारे समीक्षकों ने बहुत संतुलित तरीके से और निष्पक्ष रूप से, चूंकि जैसा कि व्यंग्यधारा परिवार करता है, किसी का नाम तो था नहीं, तो नाम ना होने से निश्चित रूप से ये तो मानना ही पड़ेगा कि चूंकि एक जो नाम होने से जो परिचय का लिहाज या संबंधों का लिहाज, तमाम तरह की बातें होती वो तो आ ही जाती हैं। तो चूंकि किसी का नाम नहीं था, इसलिए सभी समीक्षकों ने बहुत संतुलित तरीके से, बहुत सधी हुई और गरिमापूर्ण अपनी टिप्पणियां की। हमारे सभी समीक्षकों को बधाई और सभी लेखकों को भी बधाई, और मुझे आपने अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद दीक्षित जी। सैनी जी आपका माइक ऑफ है, तो आप जो बोल रहे हैं हम लोग सुन नहीं पा रहे। हाँ, धन्यवाद दीक्षित जी। आज के इस गोष्ठी में ललिता जोशी जी, रामकिशोर प्रोहा जी और फारूक अफरीदी जी जुड़े हुए हैं और उनका स्वागत है। फारूक जी, आप कुछ बात कहेंगे? सुन पा रहे नहीं पा रहे हैं फारूक जी? वो बस में हैं इसलिए। हाँ, तो मेरे बस में बैठे हुए हैं, इसलिए कुछ ऐसा ही है कि आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी हाँ, बिल्कुल सुनाई दे रही है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि व्यंग्यधारा इस तरह के जो आयोजन करती है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और बिना इससे निष्पक्ष बनता है और किसी के प्रति कोई वो प्रेम भाव दिखाने की उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहती। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ
वो ये है कि हमारे जो समकालीन व्यंग्य हैं उन पर इस तरह से चर्चा होने से हम अपने समकालीन साहित्य को दूसरे मित्र भी अच्छी तरह से देख सकते हैं कि हम किधर जा रहे हैं, हमारी दृष्टि किधर है, हम किन विषयों को चुन रहे हैं, क्या वो ठीक है या नहीं है। एक मेरा सुझाव है कि अगर ये जिस प्रकार से आपने मासिक रूप से इनमें व्यंग्य आलेखों पर चर्चा करने का जो कार्यक्रम बनाया है, उसकी बजाय अगर हर महीने आने वाली कोई किताब पर किसी एक दो व्यंग्य को लेकर के चर्चा की जाए तो वो भी एक अच्छा कार्यक्रम बन सकता है, क्योंकि वो भी समकालीन साहित्य है जो आ रहा है हमारे बीच में। उससे एक प्रकार से उसकी पूरी समीक्षा की जरूरत नहीं है, उसके एक दो व्यंग्य ले लिए जाए प्रतिनिधि व्यंग्य पढ़ करके, तो उन पर चर्चा हो सकती है, वरना तो बहुत लंबा हो जाएगा प्रोग्राम और इतना संभव भी नहीं है शायद। एक और निवेदन करना चाहूँगा कि ये कोई मैं उपदेशात्मक भाषा के रूप में नहीं, बल्कि मेरा एक विनम्र अनुरोध है कि हमारे व्यंग्यकार समय और परिस्थितियों के अनुसार जो व्यंग्य हम लिखते हैं वो तो ठीक है, लेकिन हमारी दृष्टि वैश्विक दृष्टि भी होनी चाहिए। और हम किसी विषय पर जब लिखें तो उस पर हमारा ये अधिकार होना चाहिए कि हमने उसकी स्टडी की है, उसके बैकग्राउंड को भी हम जानते हैं। जैसे अभी भाई अनुराग ने कहा कि वियतनाम और अफगानिस्तान की स्थितियाँ एक जैसी नहीं है, अलग अलग स्थितियाँ रही हैं। मैं नहीं जानता, मैं तो इनका व्यंग्य पढ़ा नहीं है जिनका उन्होंने आलेख का वो विश्लेषण किया था। अब उसमें क्या है क्या नहीं है ये तो मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना सुझाव अवश्य देना चाहूँगा कि हमारी दृष्टि सब तरफ होनी चाहिए। हमें निरंतर समय को भी पढ़ते रहना चाहिए। जब अगर हम समय को पढ़ेंगे और अपने अतीत को भी थोड़ा बहुत उसका ज्ञान रखेंगे तो हम समझते हैं कि हम एक बेहतर व्यंग्य की प्रस्तुति दे सकते हैं। बस मेरा इतना ही कहना है। धन्यवाद फारूक जी, आपने एक महत्वपूर्ण संकेत दिया कि जो समकालीन समय में जो लिखा जा रहा है उस पर भी चर्चा होना चाहिए, जिससे कि हमें पता चले, दृष्टि मिले कि हम कहाँ जा रहे हैं और कैसा लिख रहे हैं। इसी जो इसके पास में हमारी यही दृष्टि थी कि हम जो छप रहा है उस पर बात करें, और अब सब रचनाओं पर संभव नहीं रहता। और हमारी जो कोशिश रही है कि अभी तक हमने 8 गोष्ठियां की हैं और 8 गोष्ठियों में हमेशा नए लेखक लिए हैं, मतलब उसके पहले जिन पर चर्चा नहीं हुई है उन पर ही चर्चा की है। और अगर कभी सिर्फ एक बार पिछली गोष्ठी में हमने एक लेखक को रिपीट किया था, वो इसलिए रिपीट किया था कि उसकी एक अच्छा लेखक की दृष्टि कैसे भटक जाती है, कैसे भटका हुआ जाता है, और वो उसकी रचना पे, दृष्टि पे बात होनी चाहिए। और निश्चित उस पर बातचीत हुई, दूसरे समूह में भी बातचीत हुई, बातचीत होने के बाद उसका असर ये हुआ कि उसकी अगली रचना में आमूल परिवर्तन था। उसको समझा कि हम भटक रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। और ऐसी बात, अच्छा दूसरी बात क्या है कि हम लोग समूह में जो रेगुलर साप्ताहिक समूह में हमारी एक योजना थी, किंतु वो चल ऐसे नहीं पाई। हम लोग सप्ताह में शनिवार को बैंक की PDF मिल जाती थी, तो उसको हम सोमवार या मंगल को डाल देते थे कि जिससे लोग पढ़ सकें और पढ़ने के बाद शनिवार को उस पर चर्चा कर सकें। तो और बीच में लोगों को स्मरण भी दिलाते रहते कि भाई आप रचना पढ़िए, पुस्तक पढ़िए। कुछ पुस्तकों पर चर्चा भी हुई, काफी कुछ हुआ, और कुछ आग्रह अनुग्रह के बाद भी कुछ लेखकों की सीमा होने की वजह से हमें पुस्तकों की PDF फाइल नहीं मिल पाई, चाहे उनको पर प्रकाशक का दबाव हो या कुछ जो भी हो, है तो नहीं मिल पाए। तो पर हमें कहीं ना कहीं रुकावट है, और किंतु वो मंच खुला है अभी भी। अगर लोग समूह में PDF फाइल भेजेंगे तो हम उन पर चर्चा भी करेंगे। और एक बात ये भी है कि जो रविवारी गोष्ठी है उसमें भी किसी पुस्तक पर चर्चा हो, इस पर हम आपस में हमारी जो
समूह के बीच में, मतलब हमारी जो मीटिंग होती है, मित्रों से बातचीत करके अगर आगे भविष्य कुछ ऐसी योजना बनती है तो इसको भी हम लागू कर सकते हैं। मैं तीरथ जी खरमंदा जुड़े हुए हैं, मैं तीरथ जी खरमंदा जी से बात चाहूंगा कि वो बात पे, रचनाओं पे या कुछ जो महसूस करते हैं उस पर बात करें। आदरणीय सैनी साहब, आदरणीय रामस्वरूप दीक्षित जी और सभी वरिष्ठ व्यंग्यकार, इस समूह के सदस्यगण और साथीगण, आदरणीय ब्रजेश जी, अभी अनुराग जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से रचनाओं का, जो आज की रचनाएं थी उनका विवेचन किया और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें इस पटल पर रखी। और जो समालोचनात्मक विवेचन किया है उससे दोनों पक्ष निकल कर आते हैं, क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। एक चीज और रहती है, जो ठीक नहीं है उसमें क्या होना चाहिए ठीक, वह भी कई बार महत्वपूर्ण हो जाता है। आदरणीय फारूकी जी ने जिस तरीके से कहा कि जो हमारी रचना है उनमें हमें सामयिक विषयों का भी समावेश होना चाहिए और सामयिक जो घटनाएं हैं, उतार चढ़ाव जो विश्व में हो रहे हैं, उनकी जानकारी एक लेखक होने के नाते होना चाहिए और उनका समावेश हमारी रचनाओं में भी होना चाहिए। और हमारे इसीलिए कहा कि बड़े उसको विचार को लेकर बड़ी सोच के साथ कुछ चीज लिखें, बड़े कैनवास पर कुछ लिखें। छोटे छोटे कैनवास पर रचना लिख देना और छप जाना ये एक अलग चीज है, उसका भी अपना एक महत्व है, ऐसा नहीं है। क्योंकि पहचान तभी बनती है जब कुछ छपता है। बिना छपे, बिना कहीं पटल पर आए लेखक की पहचान भी नहीं बनती है। तो ये जो सिलसिला चल रहा है आदरणीय सैनी जी के और तिवारी जी के सभी लोगों के प्रयास से, ये बहुत ही समूह सार्थक एक जो है वो गतिविधि कर रहा है और मेरी बहुत शुभकामना है कि ये गतिविधियां निरंतर बनी रहें। और दूसरा ये महत्वपूर्ण बात है कि इसमें सभी लोग भागीदारी करते हैं और सभी के सुझावों का उसमें समावेश किया जाता है। तो धन्यवाद देता हूँ मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। धन्यवाद सैनी जी। धन्यवाद खरबंदा जी। हमारे समूह में पहली बार ललिता जोशी जी जुड़ी हुई है। अगर वो जो भी महसूस करती हैं या जो सुना है उसके माध्यम से अगर कुछ बात कहना चाहती हैं तो मैं ससम्मान आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी बात कहें। ललिता जोशी जी। आप सभी वरिष्ठ व्यंग्यकारों को मेरा सादर प्रणाम, सादर नमन। मैं व्यंग की बहुत छोटी सी विद्यार्थी हूँ। मैं इस समूह के साथ जुड़कर मैं इस विधा के बारे में और जानना चाहती हूँ और समझना चाहती हूँ, ताकि मेरे लेखन में उत्तरोत्तर सुधार होता जाए और लोगों तक अपनी बात में पहुंचा सकूं। क्योंकि अक्सर मैं जब कुछ अखबारों में मैं पढ़ती थी तो वो व्यंग हमें समझ में नहीं आते थे। तो सुनील जैन जी से मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा ये कौन सा व्यंग है जो भाई साहब समझ में नहीं आता हम लोगों को। तो वो इस चीज पे बहुत जोर से हंसे और उन्होंने कहा आप लिखना तो शुरू करो। उन्होंने मुझे व्यंग लिखने की प्रेरणा दी और वो जैसे एक बच्चे को उंगली पकड़कर चलाया जाता है, सिखाया जाता है चलना, सुनील जैन राही जी को मैं इस के लिए श्रेय देना चाहती हूँ। और उन्होंने ही मुझे इस व्यंग धारा समूह में जोड़ा है। और मैं मतलब जब भी मुझे, आज थोड़ा सा मैं लेट हो गई सुनने में, मगर मुझे ये सुनकर यहाँ पर बहुत अच्छा लगा कि सभी लोग सभी के सुझावों को सुनते हैं और उनको मुझे लगता है, जो मैं आज सुन रही थी, कि उनको अपने आगे उसको जोड़कर लोगों की जो आशाएं हैं उसको भी पूरा करते हैं और लोगों को उत्साह भी मिलता है। लोगों को क्या, लेखकों को उत्साह मिलता है। और लेखक तो वही है जो किसी चीज को लेकर खुद को खाक में मिटा दे, तभी उसकी रचना अमर होती है। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद जोशी जी। आपने यहाँ से प्रेरणा ली, वैसे आप खुद का है। और मैं अब हमारे साथी
मैं तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि कुछ बातें रखें। तिवारी जी, धन्यवाद। जब तक लाइट नहीं आती है तब तक हम शुरू करते हैं। हमारी लाइट चली गई है। कोई बात नहीं। तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है जब हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं और वो प्रयास बिल्कुल सही दिशा की ओर अग्रसर होता है, और हम लोग अपनी तरफ से ईमानदारी और श्रम, इसमें कोई कसर बाकी नहीं रखते हैं। और जब तक सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, हम खुद आपके सामने नहीं आते। और सेल्फ सेटिस्फेक्शन का आलम ये है कि अगर शुक्रवार को भी बात हुई हमारी सैनी जी से और रचनाएं लगी कि कम है या गुणवत्ता युक्त नहीं है, तो हम लोगों ने फिर दोबारा से तैयारी की और रात 12:30 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे तक तैयारी की और बात की। और बात करने के बाद जब कंफर्म हुए, जब सेटिस्फाई हुआ, संतोष हुआ कि हाँ अब हम इन रचनाओं को भेज सकते हैं, तभी हमने भेजा। तो हम हमेशा अपने आप को तलवार की धार पे धावनो है वाले तरीके से ही जीने की कोशिश में रखते हैं। कभी जिंदगी से कोई रियायत नहीं मांगी, कभी सामने वालों से भी कोई रियायत नहीं मांगी, और मांगने का कोई इरादा नहीं। इसीलिए हम ठोक बजा के बोलते हैं और ठोक बजा के अपने आप को भी ठोकते बजाते रहते हैं। सैनी जी तो बहुत सामने उदाहरण है, तो उनके सामने, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कोई चीज आत्मसंतुष्टि की कसौटी पर पूरी नहीं उतर रही है, तो हम लोग उसको लेके काम चलाऊं काम करने के लिए व्यंग धारा को नहीं इस्तेमाल करेंगे। कोई प्रतिमान जैसा होगा, कोई कसौटी जैसी चीज होगी तो हम वो काम करेंगे। और आज जिन रचनाओं पे बात हुई, 6 रचनाओं पर बात हुई, आप लोगों ने देखा कि कितने वरिष्ठ और कनिष्ठ, और आप लोग अगर इसको देखेंगे या कोई भी इसको बाद में देखेगा, तो ये एक प्रतिमान होगा। बहुत से नाम ऐसे हैं जो किसी के आगे पीछे घूमने वाले नहीं हैं, और हम उन नामों को भी केवल रचना के नाम पर चयन करके लेके आते हैं। और यही हमारी मेहनत का नतीजा है कि हमें आगे पीछे घूमने या समूह या खेमेबाजी से कोई वास्ता नहीं है। जो काम हो रहा है और जो लोग लिख रहे हैं, जो लोग वास्तव में मेहनत कर रहे हैं, समर्पित भाव से लिख रहे हैं, ऐसे लोगों की रचनाओं को छांटना है, ढूंढना है और सामने लाना है। और बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, जैसे अश्विनी दुबे जी ने बताया रिप्लेसमेंट पॉलिसी की पीड़ा, गांव शहर पिज्जा लहर। आप देखें कि सुरेश कुमार मिश्र जी बिल्कुल नए हैं, अभी इनको आप लोगों ने हम सबने बधाई दी कि अभी इनको सोपान सम्मान मिला, रविन्द्रनाथ त्यागी सोपान सम्मान। नए हैं, लेकिन अगर कुछ नया लिख रहे हैं और लगातार लिख रहे हैं, तो हमारी कोशिश है कि उसमें कुछ जहां भी दिखे तो कोई एक रचना हम लें। कभी ठाकुर साहब की लेते हैं, कभी सुरेश कुमार मिश्र जी के लिए दूसरी रचना जो गांव शहर पिज्जा लहर, सूर्यदीप जी यहीं पर हैं, वो हमारे समूह में भी नहीं है, लेकिन और ये रचना आती है, पढ़ी जाती है, और उसके बाद जब लगता है कि हाँ इसको लेना चाहिए, तो फिर हम उसमें शामिल करते हैं। और ये इस बात का प्रमाण है कि जब किसी भी विश्लेषक के पास रचना जाती है, तो वो भी इसके प्रति एक संतोष जाहिर करते हैं। और मुझे लगता है जो सुनने वाला है, जो रचनाकार है, उसको निश्चित रूप से प्रसन्नता होगी कि उसने जो किया तो उसका नोटिस लिया जा रहा है और उस पर बात की जा रही है, और जिसको दी जा रही रचना वो भी बहुत मेहनत से इस पे काम करके, जैसे अश्विनी दुबे जी ने जितनी मेहनत से और जितना बारीक विश्लेषण किया, जैसे जो रिप्लेसमेंट पॉलिसी की पीड़ा में हास्य और व्यंग्य का जो समन्वय किया है मिश्र जी ने, या गांव शहर पिज्जा लहर में वेशभूषा और खान पान से जो विसंगतियां उत्पन्न हुई हैं, उनसे जो विसंगतियों से जो व्यंग जन्मा है, उसको सूर्यदीप कुशवाहा जी ने जो निर्वाहा है। तो ये जो बारीक पकड़ है, इन्हीं चीजों को लेकर के हम सामने लाना चाहते हैं। और त्योहार का जो प्रोटोकॉल, बाजार में त्योहार का प्रोटोकॉल जो रचना है सौरभ जैन जी की, वो छोटी रचना है निश्चित रूप से, और वो हिंदुस्तान में छपी थी। हिंदुस्तान का अपना एक आकार है जिसके बारे में बिना नाम लिए हमारे सैनी जी ने कहा कि कई बार अखबारों की जो सीमा है वो रचना की सीमा बन जाती है। और दूसरी रचना जो भोलेनाथ के आदेश वाला जो ब्रिजेश कानूनगो जी की थी, दोनों रचनाएं दो अलग अलग मतलब तरीके की और अलग अलग डायमेंशन की और दो अलग अलग आकार की रचनाएं थी। तो कई सारे पैरामीटर्स पर हम काम करते हुए रचनाओं का चयन करते हैं। और आखिर में जो अनुराग जी ने जिन रचनाओं पर बात की, अच्छा हुआ तुम आ गए,
और आपने कितने गड़े मुर्दे उखाड़े। अब अच्छा हुआ तुम आ गए। बातचीत में भले राही जी विनम्रता की प्रतिमूर्ति हों और कहते हों कि मैं उदंड विद्यार्थी हूं, लेकिन इस रचना में अनुराग जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि दोनों रचनाओं में सरोकार है। और अच्छा हुआ तुम आ गए में जो सरोकार है वो शुरू से उसमें पैवस्त है, रचना में सरोकार पूरी तरह पैवस्त है। और उसमें कहीं कहीं कुछ चीजें हैं जो खटकाती हैं। जैसे एक चीज शायद अनुराग जी ने उसको मिस किया, जो मैंने इसमें देखा कि एक जो उसमें पंक्ति है, अपना बेइज्जत करे तो दुख कम होता है, ऐसा नहीं, अपना बेइज्जत करे तो दुख ज्यादा होता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं रचनाकार चूक गया। आप अपने लोगों से जो अपमान मिलता है उसको जीवन भर नहीं भूलते, अपरिचित अगर अपमानित करता है तो आप तुरंत भूल जाते। तो अपना अगर बेइज्जत करे तो दुख कम नहीं होता, ज्यादा होता है। और बहुत से जगहों पर, जैसे इन्होंने बहुत सुंदर बताया कि अफगानिस्तान का नाम लिए बगैर, पाकिस्तान का नाम लिए बगैर, इन्होंने कहा कि चाहे 100 टुकड़े हो जाएं लेकिन दूसरे के फटे में टांग अड़ाने की आदत है, नाम नहीं लिया। ये जो कलाकारी है, ये जो खूबसूरती है, इसका बहुत सुंदर निर्वहन किया है। और वरिष्ठ व्यंगकार हैं सुरेश कांत जी, उन्होंने जो उनकी जो रचना है आपने कितने गड़े मुर्दे उखाड़े, जो मुहावरे या लोकोक्तियां हैं उनको केंद्र में रख करके और उस पर पूरी रचना को उन्होंने बरतने की कोशिश की है। और जो थोड़ा सा जिसकी बात अनुराग जी ने भी कहा कि जो आखिर में जाकर के वो जहाँ खत्म होती है तो वो कसावट नहीं नजर आई। तो ये सब चीजें हम लोग चर्चा के द्वारा ही समझ पाते हैं, इसलिए हम लोग ये बार बार करते हैं। और हम लोग बार बार आप लोगों से सुनना चाहते हैं, अलग अलग लोगों को, हम अश्विनी दुबे को सुनना चाहते हैं, अनुराग वाजपेयी को सुनना चाहते हैं, राजशेखर जी को और समूह के साथियों को लगातार सुनते हैं। इससे कहीं ना कहीं हम लोग भी समृद्ध होते हैं और हमारे साथ साथ हमारे सभी साथी समृद्ध होते हैं। आपने मुझे मौका दिया सैनी जी, और मैं देख रहा हूँ कि लाइट आ चुकी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तिवारी जी, आपने जो हमारे विमर्श का जो औचित्य है और उसके पीछे की जो नियत है उस पर बात करी, और आज की रचनाओं पर बातचीत की, जो मित्रों ने बातचीत की उस पर, और अपनी भी बात रखें। एक महत्वपूर्ण जो बात है जिसका अपने सुनील राही जी की रचना पर संकेत किया कि अपनों का अपमान ज्यादा में दुखदायी होता है, बनस्पत दूसरों का हम भूल जाते हैं, निश्चित है। तो यही बात है जो विमर्श में सामने आती है, और हम लोग संकेत करते हैं, भाई राही जी हमारे मित्र हैं, तो और एक बात और भी, हम लोग खुली बात भी करते हैं, मतलब क्योंकि हमारी नियत में कोई खोट नहीं है, हमारे समूह की नियत में कोई खोट नहीं है, कि सिर्फ हमारे केंद्र में व्यंग की विकास बेहतरी की बात होना चाहिए। और इसलिए हम लोग हर एंगल से व्यंग पर चर्चा करते हैं। हमारे आज सौंदर्य मिश्र जी भी हमारी समूह में जुड़े हुए हैं, और मैं सुधीर कुमार चौधरी जी से आग्रह करूंगा कि जो ये विमर्श हुआ, जो रचनाओं पे थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बातचीत हुई, उस पर बात करें। सुधीर कुमार चौधरी जी। आज के इस सत्र में तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण, परिपक्व और परिपूर्ण टिप्पणियां हमने सुनने को मिली। और एक संयोग था कि यहाँ आज जो भी व्यंग पे चर्चा, जिन व्यंगों पे चर्चा हुई, शायद मेरा 2 ही व्यंग पहले से पढ़े हुए थे, शेष 4 व्यंग मैंने पहले पढ़े नहीं थे। तो एक अलग अनुभव मुझे हुआ कि बगैर पढ़ी गई रचना के बारे में अगर कोई सशक्त टिप्पणी होती है, उसमें क्या खूबियां हैं, उसमें क्या कमी है, व्यंग के कितने तत्वों का समावेश है, कहाँ व्यंगकार ने चूक की है, क्या जनपक्षधरता है या सामाजिक सरोकार से विहीन रचना है, ये सारे अलग अलग जो बारीक बिंदु हैं, इसको समझने का एक अच्छा अवसर मुझे मिला। और तीनों ही समीक्षकों ने बड़ी बेबाकी से, बड़ी ईमानदारी से, पूरी वैचारिक तटस्थता अपनाते हुए
रचनाओं पे अच्छी टिप्पणियां की, और उससे बगैर पढ़े ही रचना के आकार के बारे में, रचना के सरोकार के बारे में और रचना के प्रभाव के बारे में एक अंदाजा बिल्कुल सहज तरीके से खाका मस्तिष्क के सामने समीक्षकों की टिप्पणी से खींच गया। और भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई कि रचना का आकार क्या होना चाहिए, रचना बड़ी होना चाहिए, छोटी होना चाहिए, विवशता है, शब्द सीमा है, एक उस पर भी सार्थक चर्चा हुई। सामाजिक सरोकारों के अभाव और सामाजिक सरोकारों के वाली रचना, इनमें भी जो कमी है सामाजिक सरोकारों की, और साथ ही साथ व्यंगकार की दृष्टि, जो समय बोला भी गया इसमें कि जो समय है उसके साथ बल्कि उससे आगे व्यंगकार की दृष्टि आगे होना चाहिए। और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, एक रचना अफगानिस्तान पे थी, बाजारवाद पे रचना थी, तो अलग अलग विषयों का जो चयन किया गया बड़ा अच्छा, संतुलित और सुंदर, बहुत ही सार्थक चयन रचनाओं का रहा, और उस पर बहुत अच्छी चर्चा हुई। और निश्चित रूप से व्यंग के विद्यार्थियों को, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, सीखने का अवसर मिलेगा, और अपने लेखन में जो कमियां होती है और या जिसको हम बहुत ही नज़रअंदाज कर दिया करते हैं कई बार, उसको बहुत साधारण सी बात समझकर, वो एक दृष्टि, एक वो समझ इस चर्चाओं से हुई। बहुत बहुत बधाइयां तीनों समीक्षकों को और आयोजकों को। धन्यवाद। धन्यवाद चौधरी जी। आपने व्यंग के जितने बिंदु हो सकते हैं संभवतः लगभग उन पर संकेत किया, और जो व्यंग की सार्थकता है किस माध्यम से, किस ढंग से हो सकती है, उस पर आपने संकेत किया। हम लोग कोशिश यही रहती है कि कोई भी बातचीत हो, व्यंग को कहीं ना कहीं मनुष्यता के पक्ष में होना चाहिए। जो समकालीनता है, समसामयिकता है, उसमें जहां पर मनुष्यता पीछे जा रही है या निचला वर्ग कहीं ना कहीं वंचित हो रहा है, उस पर बात होना चाहिए। और यह सबसे सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, और इन सब बातों के लिए कहीं ना कहीं व्यंगकार के पास साहस भी होना चाहिए। उसे नफा नुकसान पर छोड़कर अपनी बात रखना चाहिए। और मैं रेणु देवपुरा जी से बात कहूंगा कि वो अपनी बात रखें। जी अपना माइक ऑन करिए। हाँ आ गए। सभी को नमस्कार। आज हमारे यहाँ की जो लोकल संगोष्ठी होती है वो भी आज से चालू हो गई है, तो मैं अभी इधर आई थी, हालांकि अभी शुरू हुआ नहीं है, हमारा थोड़ा लेट होता है, लेकिन मैंने आज जो हमारी संगोष्ठी हुई व्यंगधारा की, वो बहुत मायनों में हमेशा की तरह बहुत सिखाने वाली बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमने चर्चा करी। और ललिता जी को सुनना भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और साथ में जो अनुराग जी थे उनकी टिप्पणी और चौबे जी की टिप्पणियां भी बहुत अच्छी रही। जो सुझाव आए हैं वो निसंदेह इस पर विचार करने लायक है सुझाव भी, कि हम किसी पुस्तक पर जैसे हमने पहले, हालांकि आपने बताया था कि हमने पहले शुरू किया भी था, उस पर बहुत ज़्यादा हो नहीं पाता है, कारण कि पूरी पुस्तक को उतनी देर में पढ़ना और उस पर टिप्पणी करना मुश्किल हो पाता है। लेकिन फिर भी ठीक है, कुछ नया होता रहना चाहिए। और आज की संगोष्ठी में भी जो बात वही आती है कि अगर हमारी रचनाएं पढ़ी हुई होती हैं या हमको पढ़ने को मिल जाएं, तो हमें उसकी टिप्पणी सुनने में ज़्यादा हमें आनंद आता है, अच्छा लगता है। तो मेरा पुनः यही निवेदन है आप सभी से कि अगर ये संभव हो पाए कि हमें रचनाएं मिल जाएं, जो जिनकी रचनाएं पढ़ी जा रही हैं वो वैसे ही मिल जाएं हमें अलग से, तो हमें और अच्छा लगेगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद
राणू जी, हम अब ये तो संभव नहीं है कि सब लोग सब रचना पढ़ जाएं। जैसे कि अभी हमारे चौधरी साहब जी ने बोला था कि मैंने 2 रचना पहले पढ़ी थी और 4 रचना नहीं पढ़ी थी। और ऐसे बहुत से लोग होंगे कि सूरदीप कुशवाहा जी ने सुनील जैन राय जी की रचना पढ़ी होगी, या सुनील जैन राय ने ब्रजेश कानून की रचना पढ़ी होगी, या हमारे सुरेश कांत जी की रचना पढ़ी। काफी लोग हैं। हाँ, 6 की 6 रचना नहीं पढ़ी है, क्योंकि हम ये समूह से और पत्रिकाओं से, अखबारों से ही कटिंग देख दाख के खोजबीन के लाते हैं। तो जो जागरूक लेखक है, जागरूक पाठक है, वो रचना पढ़ा होता है लगभग। मैं समझो 3 रचना उनके दिमाग में भरी रहती हैं, पढ़ लेता है। अब किसी वजह से नहीं पढ़ पाए, बात अलग है। एक बात और भी है कि 1 तारीख की रचना 29 तारीख को याद नहीं रह पाती है, ये भी बात है। तो हमें मालूम है कि जो रचना लोगों ने पढ़ी होगी, उसके बावजूद भी हम नाम हटा देते हैं और लोगों को पता भी नहीं रहता कि किसकी रचना। हमारे जो वक्ता हैं वो भी हमारे बीच के ही रहते हैं, उनको ही नहीं पता रहता कि उन्होंने पढ़ी है रचना। फिर साथ खोजते हो या कुछ होते हो, बात होते। और आपका जो दूसरा सुझाव है, उस पर हम लोग विचार करेंगे, उस पर बात रखेंगे जैसा भी होगा। किंतु एक बात और भी है, मतलब मैं आपको एक थोड़ा सा मेरा अनुभव है कि व्यंग्यधारा समूह में हम 4 दिन रचनाएं रखते हैं। रचनाओं लोग पढ़ते भी हैं और हमको मालूम है कि कितने लोगों ने रचना पढ़ ली है, कितने लोगों ने नहीं पढ़ी है, सब कुछ होती है। और टिप्पणी करने में बहुत कंजूसी कर जाते हैं कि बहुत बढ़िया रचना है, सहमत रचना है, तीखा व्यंग है। ये टिप्पणी थोड़ा सा जो वैचारिक दृष्टि से मुझे लगता है कहीं ना कहीं कमजोर करती है। अगर आप रचना पढ़े हैं तो रचना को सिर्फ तीखा व्यंग कह के उसको मत छोड़िए, आप उसमें बात करिए कि कहाँ से तीखी बात की, क्या हुई। भले 4 लाइन हो, 3 लाइन हो, 4 लाइन हो, किंतु 2 शब्द या 3 शब्द ना हो, बस ये है। तो उसमें भी आप रचना होती है, उससे भी हमारे जो पाठक, उनसे भी हम नाम अलग कर देते हैं। तो उनसे भी हमारे मित्र हैं, पाठक है, उनको भी पता चलेगा कि आपको तीखा क्यों लगा या आपको अच्छी रचना क्यों नहीं लगी। दोनों पक्ष में आप बात करेंगे तो अच्छी रहेगी ये चीज। और मैं विवेक रंजन जी से कहूंगा कि वो आभार प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। उसके पूर्व मैं प्रभात गोस्वामी जी से 1-2 मिनट में बातचीत करने को। प्रभात गोस्वामी जी। सर, आज तो सुनने का इतना आनंद आ रहा है कि मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई खलल पड़े। इसको आप निरंतर रखिए। क्षमा चाहता हूँ, अगली बार बोल देंगे। जी धन्यवाद। और एक अलका त्रिपाठी जी भी जुड़ी हुई हैं। हाँ, मैं अलका त्रिपाठी जी से आग्रह कर रहा हूँ कि वो अपनी बात रखें, रचना पे जो सुनी हुई उस पर बात रखें, या जो महसूस किया उस पर बात रखें। अलका जी। अलका जी, आपका ऑडियो ऑफ है, माइक ऑफ है, तो अपना माइक ऑन करिए, ऑडियो ऑन करिए, फिर बोलिए। शायद हाँ, माइक ऑन कर तो दी। जी बोलिए। नमस्ते सर। आज तीनों ही समीक्षकों का व्यक्तित्व बहुत अच्छा लगा। और व्यंग लिखना वास्तव में बहुत मुश्किल है, क्योंकि सच्चाई लिख दी जाए तो कभी कभी लोगों को बहुत बुरी लगती है, लेकिन व्यंग का लिखा ही इसलिए जाता है कि सुधार हो सके समाज में। और व्यंग लिखना वास्तव में आज के समय में बहुत ही मुश्किल है। अनुराग जी के काफी व्यंग पढ़े हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। अश्विनी जी का सुना रिव्यू, वो अश्विनी जी ने जो व्यंगकार का विश्लेषण किया वो भी बहुत अच्छा लगा। राजशेखर जी का भी बहुत अच्छा लगा। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे प्रोग्राम और अरेंज करें आप तो बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद अलका जी। मैं अनूप जी से आग्रह कर रहा हूँ कि वो भी 1-2 मिनट में अपनी बात रखें। अनूप जी।
धन्यवाद। और बड़ी खुशी की बात है कि सैनी जी का डाटा बचा हुआ है और हम लोग उनकी बातें सुन पा रहे हैं। और आज ये सबसे बढ़िया बात तो जो अश्विनी जी ने, राजशेखर जी ने और अनुराग जी ने बहुत अच्छी तरह से अपने विचार रखे रचनाओं पे, सुन के बड़ा अच्छा लगा। और ये भी लगा कि हमने देखा कि मैंने गिने 4 बार जो है अरविंद तिवारी जी ने और सैनी जी ने मिलके ये बताया कि हम बड़ी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। तो ये सेल्फ सर्टिफिकेशन हमारे ख्याल से दूसरे लोगों को छोड़ देना चाहिए। हमारे लिए आप 1 मिनट छोड़ते हैं और वो 5-5 मिनट में अपनी बात कहते रहते हैं, ये भी एक विसंगति है। बहरहाल रचना की बात कहूँगा तो बहुत अच्छी तरह से रचनाओं पे बातचीत हुई, और ख़ास तौर से जब मैं बात अनुराग जी की बात सुन रहा था आखिर में, और उन्होंने जो रचना उस पर अच्छा किया तुम आए उस पर जो बातचीत की, तो उस पर जो एक तो रमेश तिवारी जी ने बात कही थी कि अपनों पे अपना जो कहता है तो दुख होता है, वो वाली बात हो गई। लेकिन दूसरी बात जो अफगानिस्तान में और वियतनाम वाली बात अनुराग जी ने भी जिक्र किया था, तो उस पर मैं बताना चाहता हूँ, मतलब मेरा अपना मत है कि ये मुझे हम परसाई जी का वो लिखा हुआ वक्तव्य याद आया। परसाई जी कहते थे कि उन्होंने लिखा है कि अमेरिका जब कहीं पे हमला करता है तो कहता है कि वो सभ्यता का प्रसार कर रहा है। लोग बम से मरते हैं और जो है लोग समझते हैं सभ्यता बरस रही है। तो जहाँ तक मेरा अपना सोचना है और जो हमारी धारणा है, अमेरिका और जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी ताकतें हैं, वो सब जगह अपने फ़ायदे के लिए जाती हैं, कहीं किसी को सभ्य करने के लिए नहीं जाती हैं। और जब मैं पिछले दिनों इराक का मसला पढ़ रहा था, वियतनाम का, आप खुद ही जानते हैं, और अफगानिस्तान में भी जो है, ये सब अपने अपने लालच के भले के लिए उसके लिए जाते हैं और तबाह करके आते हैं। जहाँ जहाँ गए अपना फ़ायदा उठाया और तबाह होके चले गए, और वो जहाँ उनका लोग मरने लगते हैं उनका आने लगता है। देखिए, ये विडम्बना है कि अफगानिस्तान जैसा हर मामले में प्राकृतिक रूप से समृद्ध देश, वो सदियों से, मतलब सालों से उजड़ रहा है, अराजकता है वहाँ पर, ये है वो है। तो ये आगे कभी समझा जाएगा। लेकिन मैं यही बात कहना चाह रहा था कि वियतनाम में भी वो हमले के लिए आए थे, अफगानिस्तान में भी हमले के लिए आए थे, तरीके अलग थे, और ये मेरा अपना मानना है। बाकी तीनों लोगों ने बहुत अच्छी तरह से अपनी बातें कही, सुनना बहुत अच्छा लगा, और मैं उनको बधाई देता हूँ। और मुझे आखिर में जो 1-2 मिनट मिले, हमारे ख्याल से मैंने अतिक्रमण नहीं किया है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अनूप जी। अब आपको भी आदत पड़ती रही है, पढ़ने लगी है और जो हमारे लिए भी अच्छा है और सबके लिए भी अच्छा, और हम लोग भी सीख रहे हैं इन चीज़ों से कि अनुशासन में रहना। और मैं अभिजीत जी से कहूँगा कि वो भी 1-2 मिनट में बातचीत करें, उसके बाद फिर हम आभार प्रदर्शन की ओर बढ़ते हैं। अभिजीत दुबे जी, अपना माइक ऑन करिए। हाँ, शुक्रिया सैनी सर जी। सैनी सर कभी भी, सैनी सर ग्रेग चैपल की तरह है, कभी भी बैटिंग करने के लिए उतार देते हैं बिना पूर्व सूचना के। अभी सैनी सर ने कहा आभार प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं, उससे पहले एक वक्ता बोलेंगे, अनूप शुक्ल ने बोल दिया तो मैं तो डायरी बंद कर दिया था। लेकिन फिर पता नहीं कभी नाइट वॉचमैन के रूप में उतार देते हैं, कभी भी बड़ा भद्रव करते हैं। जिस तरह सौरव गांगुली अचंभित हो जाते थे ग्रेग चैपल को देखकर, तो वही स्थिति हुई। मैं तो पेन भी बंद कर दिया था कि आप कुछ नोट करने लायक बचा नहीं, अब तो आभार प्रदर्शन होगा। तो खैर, शुक्रिया सैनी सर, आप इसी तरह हमें अचंभित करते रहें। आज की जो गोष्ठी रही, जैसा कि हमारे पहले भी वरिष्ठ विद्वानों ने कहा, यह बड़ी ही ज्ञानवर्धक गोष्ठी रही और बहुत अच्छा लगा सुनकर, खासकर अश्विनी कुमार दुबे सर को, अनुराग वाजपेयी सर को, राजकिशोर चौबे सर को, और बाद में दीक्षित सर, फारूक अफरीदी सर, तीरथ खरबंदा सर, ललिता जोशी मैम, रमेश तिवारी सर, अलका त्रिपाठी मैम, अनूप शुक्ल सर, सब लोगों ने अच्छी टिप्पणियाँ की।
सबसे पहले तो जो व्यंग जिन व्यंगों पर बात किया गया और व्यंग को बहुत बारीकी से विद्वान विशेषज्ञों ने उसे डिकोड किया, उस हेतु आभार। इस प्रक्रिया ने हमारा ज्ञानवर्धन किया। अश्वनी दुबे सर को मैं कॉलेज के दिनों से पढ़ता आ रहा हूँ, और जब घर में कादम्बिनी या जब ये नेट का जमाना था, जब मोबाइल नहीं था, तब भी मैं देखा करता था। उनका मध्य प्रदेश का कहीं का एड्रेस था, मैं देखता था, सोचता था कभी जाऊंगा तो इस विद्वान लेखक से अगर मिलने का अवसर मिले तो मिलना पसंद करूंगा। फिर जब माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल का छात्र था, उस दरमियान भी कई बार प्रयास किया, उनसे मिल नहीं पाया। इस बीच फेसबुक पर मैंने ध्यान दिया कि अभी अश्वनी दुबे सर ने कुमार शब्द बीच से गायब कर दिया, फिर बीच में सिर्फ अश्वनी दुबे हो गए वो। तो मैंने कहा कोई नए शख्स आ गए हैं क्या? तो अभी आज देखकर पता चला कि नहीं, अश्वनी दुबे सर तो वही है, सिर्फ वो उम्र के कारण कुछ सफेदी ऊपर नजर आ रही है, चेहरा मेरा वही है। तो अश्वनी दुबे सर से बहुत दिनों की इच्छा थी मिलने की, तो आज उनको सुनकर सचमुच ही बहुत अच्छा लगा, ज्ञानवर्धन हुआ। और एक जो पुरानी हमारी उनसे मिलने की इच्छा थी, आज भले ही वर्चुअल माध्यम में मिल पाया, तो इस हेतु व्यंगधारा परिवार का विशेष आभार। हालांकि इस मिलने की इच्छा को टाइटल के मिलने से न जोड़ के देखा जाए, मैं सिर्फ और सिर्फ उनके लेखन के उनके फैन के कारण उनसे मैं मिलना चाहता था। अनुराग वाजपेयी सर को भी सुनकर बहुत अच्छा लगा। और व्यंगधारा परिवार की यही खूबी है कि ये विशेषज्ञों को पकड़ कर लाते हैं और जो रचनाओं को नई दृष्टि से देखकर उसकी व्याख्या करते हैं। मैं एक दो बातें बहुत छोटे में कह देना चाहता हूँ, क्योंकि विद्वान वक्ताओं ने बहुत कुछ कह दिया है। हमारी हर गोष्ठी में लगभग इस बात पर चर्चा होती है कि छपाक से बचना चाहिए। तो लेखक के लिए एक रचना तो उत्पादन है। जब वो रचना बना दिया तो वह पाठकों तक पहुंचाने के लिए तो कुछ न कुछ तो प्रयास करेगा। समस्या क्या हो जा रही है कि छपने के चक्कर में हम अपनी गरिमा को भूल जा रहे हैं। कहीं किसी गली मोहल्ले का अखबार जो सिर्फ ई पेपर है, जो पता नहीं चलता निकल रहा, उसमें भी दे रहे हैं, और उसकी कतरन को हम फेसबुक पर लगाकर लाइक और कमेंट के खेल में आनंदित हो रहे हैं। एक बात यह है। दूसरा एक प्रश्न जो है कि जैसा विद्वान वक्ताओं ने कहा कि हम संपादक को बोल दें, अगर पूरी रचना छापनी है तो छापो, नहीं तो मत छापो। होता क्या है कि जब रचना हम प्रेषित करते हैं संपादक को, तो 2, 3 या 4 दिन 5 दिन बाद जब रचना आती है तो वह कटी हुई मिलती है और छप जाती है। तो उसके बाद लेखक के पास रद्द करने को कुछ बचता नहीं है। तीसरा जो एक पक्ष है, अखबार की प्रतिबद्धता का है। अगर किसी रचना में मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विरुद्ध लिख रहा हूं, तो अखबार आज क्या कर रहे हैं, अगर वो सत्ता पक्ष का समर्थक है तो सत्ता पक्ष के विरोध में जो है वह उसे हटा दे रहा है, और अगर विपक्षी दल का समर्थक है तो उससे संबंधित पंक्तियां को हटा दे रहा है। तो खुलेआम ऐसा हो रहा है। पत्रकारिता या संपादक भी बट गए हैं। तो लेखकों के साथ भी यह एक विडंबना सी हो गई है। लेकिन इस सब के बावजूद और एक पक्ष और है कि पारिश्रमिक लेके छपा जाए या न छपा जाए, या अगर हमें कोई पारिश्रमिक नहीं दे रहा है तो मैं नहीं भेजूं छपने को। ये सब 2-3 बातें जो है एक लेखक के रूप में हमारे सामने भी आती हैं। लेकिन रचना के उत्पादन के बाद रचना जब तैयार हो जाती है तो उसे अपने पास से काफी दिनों तक रख पाने का लोभ भी हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। आज की इस बहुमूल्य गोष्ठी में विद्वान वक्ताओं के बीच आदरणीय रमेश सैनी सर, रमेश तिवारी सर, आप लोगों ने मुझे बोलने का सुअवसर दिया। इस हेतु आपका हृदय से आभार। धन्यवाद। धन्यवाद अभिजीत जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें की जो एक लेखक के लिए बहुत जरूरी है कि छपने के चक्कर में अपनी गरिमा को नहीं भूलना चाहिए, और लोग भूल रहे हैं। तो यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और दूसरा एक संकेत ये किया कि हमें पारिश्रमिक लेकर छपना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। यह एक व्यक्तिगत मामला हो सकता है, किंतु लेखकी गरिमा का जरूर ख्याल रखना चाहिए, यह मेरा मानना है। और लगभग 4:30 बज रहे हैं। काफ़ी लोग हमारे कुछ मित्र रह भी जाते हैं जिनको हम बाद में हमेशा याद करते हैं आगे पीछे। और समय की बाध्यता, और हमने जो कोशिश की कि हम समय पे ही ख़त्म करने की कोशिश करें, इसलिए आज मैं आज की गोष्ठी का अंतिम चरण आभार प्रदर्शन के लिए विवेक रंजन
श्रीवास्तव जी से आग्रह करता हूँ कि वो अतिथियों का और हमारे मित्रों का आभार प्रदर्शन करें। विवेक रंजन जी। धन्यवाद सैनी जी। जिस जिस से पथ पर नेह मिला उस राही को धन्यवाद। जिस जिस से पथ पर नेह मिला उस राही को धन्यवाद। जीवन अस्थिर अनजाने ही हो जाता पथ पर मेल कहीं। सीमित पग पग लंबी मंजिल तय कर लेना कोई खेल नहीं। दाएं बाएं सुख दुख चलते आगे चलता पथ का प्रमाद। जिस जिस से पथ पर नेह मिला उस राही को धन्यवाद। सांसों पर अब अवलंबित काया जब चलते चलते चूर हुई। दो शब्द नेह के मिली नव स्फूर्ति थकावट दूर हुई। पथ के पहचाने छूट गए साथ चल रही याद। जिस जिससे पथ पर नेह मिला उस राही को धन्यवाद। दोस्तों ये मत सोचिएगा कि मैं कोई कविता क्यों सुनाने लगा। ये शिवमंगल सिंह सुमन की कविता है जिसका शीर्षक है आभार। तो जब मुझे सैनी जी ने कहा कि मुझे आभार व्यक्त करना है तो मैंने कहा क्यों ना कुछ ये इस कविता के साथ इस कार्यक्रम को विराम दिया जाए। निश्चित ही एक ज्ञानवर्धक और वैचारिक मंथन का आयोजन था जिसमें हमारे मित्रों ने विगत माह छपी रचनाओं पर विवेचना प्रस्तुत की। किसी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने की अपेक्षा समस्त व्यंग्यधारा परिवार को, आयोजकों को और समीक्षकों को और जो बड़े प्राण मन लगाकर सुन रहे हैं उन श्रोताओं को जिन्होंने विशेष रूप से इस वैचारिक मंथन से कुछ ग्रहण किया, उन सब के प्रति व्यंग्यधारा परिवार की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते 3 बजे। अपने आप अलार्म सेट है तो 2:30 बजे से अलार्म बज जाता है और 2:30 बजे के बाद 3 बजे बिल्कुल हम लोग जुड़ जाते हैं। तो इसी प्रकार स्नेह बनाए रखें। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद विवेक जी। और हमारे आज के अतिथि अश्विनी कुमार दुबे जी और अनुराग वाजपेयी जी और हमारे राजशेखर जी तो हमारे मित्र हैं, उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया। मैं अपनी और व्यंग्यधारा समूह की ओर से सबकी ओर से उनका आभार प्रदर्शन करता हूँ।